हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं कुछ गर्मजोशी पंक्तियों के साथ। अरे ओए बावड़े छोरे, अरे ओए बावड़े छोरे, मन ने मेहनत की चादर लपेट रखी से हारा कोनी, भले घर मारे कच्चे हैं पर हौसले घने पक्के हैं। सुन बेटे, यूं तो जिंदगी में हारा कोनी। तो इसी गर्मजोशी पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी की ओर वापस आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये लाइनें लिखी थी, ये कैसे लिखी थी? हमने पहले एसपीडीएफ का क्रमांक लिखा था 1 से लेकर 7 तक के अनुसार, और फिर लाइनों से ये हमने निकाले थे। कैसे निकाले आपको याद होगा, नहीं याद है तो वापस पुरानी वीडियो में जाके एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्लियर था 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब देखिएगा आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था, ये पहले दो वर्ग है, 1 से 18 तक वर्ग है, जिनमें पहले दो वर्ग है इन्हें हम कहेंगे एस वर्ग, और ये जो 3 से लेके आगे है जो भी 12 तक इन्हें हम कहेंगे डी ब्लॉक, इन्हें कहेंगे डी ब्लॉक, और जो है 13 से लेके 18 तक इन्हें कहेंगे पी ब्लॉक, और नीचे जो दिए गए हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड इन्हें कहेंगे एफ ब्लॉक। ये हमने कल पढ़ा था। आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी भी हमने कल देखी थी, कल नहीं सॉरी हमने परसों देखी थी, परसों के वीडियो में मिलेगा, देखिएगा। इन्हें कहा जाता है क्षारीय धातु, यह क्षारों का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्षारीय धातु। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वर्ग को हमने कहा था क्षारीय मृदा धातु, यह मिट्टी के अंदर पाई जाती है, जो मिट्टी के अंदर क्षारीय गुण होते हैं उनके अंदर यह धातु पाई जाती है। आगे आते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसे नाइट्रोजन परिवार भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन परिवार को निकोजन कहा जाता है। निकोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अयस्कों का निर्माण करते हैं, जो कि एकदम गोटू गैस उत्पन्न करते हैं, या फिर कहें तो एकदम गोटू सुगंध उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें निकोजन कहा जाता है। आगे आते हैं, इन्हें चालकोजन, ऑक्सीजन परिवार को चालकोजन कहा जाता है। वापस लिख लीजिए, लिखना चाहो तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा, और इसे कहा जाता है निकोजन। और फ्लोरीन परिवार को हमने कहा था हेलोजन, यह क्षारों का भी निर्माण करते हैं अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, ये होती है राजाशाही गैस, यह छोटे मोटे लोगों को अपने पास नहीं बिठाते हैं, छोटे मोटे लोगों से बातें नहीं करते हैं, इसलिए कहा जाता है नोबेल गैस, राजाशाही गैस। इसके इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, बाहरी कक्षक होता है, वह परिपूर्ण होता है, इसलिए इनको और किसी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे नोबेल गैस कहा जाता है। और नीचे है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये शुरू कहाँ से होते हैं आपको बताया था, ये यहाँ से शुरू होते हैं 72 से, और आगे चलते हैं कहाँ तक, 57 से लेके 71 तक चलते हैं, और यहाँ से देखिएगा 89 से 103 तक चलते हैं। तो यहाँ से 71 के बाद 72 से वापस स्टार्ट होगा हमारा ये डी ब्लॉक। ये सामान्य जानकारी थी जो हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब वापस आते हैं आज पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर हम पढ़े तो हमने कल उदाहरण से लेके 1 से 20 तक पढ़े थे, 2 अपवाद पढ़े थे, लेकिन डिजिटल इंडिया है, सब कुछ नया है, सारी सुविधाएं आपको मिलती है, तो यहाँ पर भी कुछ सुविधाएं मिली है आपको, सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के आपको दे दिया कि भाई एस ब्लॉक का निकालना है तो ये फॉर्मूला है, पी ब्लॉक का निकालना है तो ये फॉर्मूला है, डी और एफ ब्लॉक के लिए भी फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है और कैसे वो इसमें एडजस्ट होता है, देखिएगा। एक बार इनको मिटा दूं वापस, फिर आसानी से समझिए। सिर्फ अभी के लिए इतना ही याद रखना, एस पी डी एफ, एस पी डी और ये एफ। अब देखिए एस ब्लॉक के लिए, एस
ब्लॉक के लिए। तो समझिएगा एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होगा NS1 से 2, यानी कि N हो गया इसका बाह्य कोश, जो हम परमाणु में हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे, देखा था बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो होगा N। NS1 और 2 हमने देखा था कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6 भर सकते हैं, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। वापस देख लीजिए, अधिकतम 2, 10, 6 और 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक की ओर। तो पी ब्लॉक में देखिएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो NS2 P में पहुंचने के लिए पहले S को कंप्लीट करना पड़ेगा, P में पहुंचने के लिए S को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो NS2 और NP, P में आपको बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। N क्या होगा? N होगा कक्षा की कौन सा ऊर्जा स्तर है उसकी संख्या होगी। यहाँ पर देखिए S के लिए वो 1 था, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एक ही ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर से काम हो गया। अब यहाँ पर 2 चाहिए, तो N यहाँ पर आप 2 ले सकते हैं। ये आगे आगे इसमें जैसे आओगे P में, यहाँ पर तो ऊर्जा स्तर बदलते जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से बदलते जाएंगे। एक तो ये हो गया, फिर 2 से स्टार्ट होगा, तो फिर ऊर्जा स्तर बदलते जाएंगे, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं है, वो का वो ही कॉन्सेप्ट इधर यूज हो रहा है। तो देखिए डी में N-1 डी और NS यहाँ पर 0 या फिर 2। अब देखिएगा कैसे हुआ, बड़ा ही सिंपल है। किस तरह से, देखिए अलग कलर का पेन और आपके लिए यह रहा डी कक्षा। 3D से पहले 4S आता है। क्यों आता है भाई साहब? कल हमने पढ़ा था क्यों आता है। अब देखिएगा ये है नाभिक और ये है हमारा कक्षक। एक कक्षक और लेते हैं, फिर क्या कक्षक है, वैसे थोड़ी लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बिना सब कुछ अधूरा है। तो देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ पर भी भरे जाएंगे और यहाँ पर भी भरे जाएंगे, और एक और लेना पड़ेगा हमें, वो भी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं कल बता दिया था। अब आते हैं हम सीधा काम के मुद्दे पर। तो देखिए 3D यहाँ पर है, 4S यहाँ पर है, 1 2 3 4, 4S यहाँ पर हो गया, यानी कि S यहाँ पर आ रहा है, S यहाँ पर आ रहा है और 3D यहाँ पर आ रहा है। ये 5 कक्षक यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिएगा 3S भी आएगा यहाँ पर और 3P भी आएंगे। लेकिन हमने उस ऊर्जा स्तर के आधार पर पढ़ा था, हमने जो टेढ़ी लाइनें खींची थी उसमें देखा था भैया जो बात है पहले 3D से पहले 4 के पास आती है। पहले व्हाट्सएप का मैसेज 4S के पास आता है, फिर ये रिप्लाई देता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तू लेके जा, तुझे दिया। किस तरह से देखिएगा 3D में, ये रहा D, ये रहा S। अब यहाँ पर जैसे ही P कक्षक पूर्ण होता है, P कक्षक जैसे ही पूर्ण होता है, D तो खाली रहता है और इलेक्ट्रॉन जाते हैं आगे 4S में, आगे 4S में चले जाते हैं और पहले इसको फिल करते हैं, फिर वापस अगर कुछ इलेक्ट्रॉन और बचते हैं तो
फिर डी के अंदर आते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट था कल वाला। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम डी लिखें, भाई हमें 3D निकालना है, तो पहले हम एन इसकी लिखेंगे। जो बाह्य ऊर्जा स्तर क्या है हमारा, 4s वाला है। बाह्य ऊर्जा स्तर क्या है, 4s वाला है। तो एन क्या होता है, बाह्य स्तर। बाह्य ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। तो एन हो गया बाह्य ऊर्जा स्तर। बाह्य ऊर्जा स्तर हो रहा है हमारा 4, तो हमने लिखा 4, 4 हो गए यहाँ पर। लेकिन डी पर कंडीशन है n-1, यानी कि 4 में से 1 गया और डी आया, तो हो गया 3D। ये कॉन्सेप्ट यहां से आया है, n-1 डी और NS02। अब 02 क्या है, वो हमने कल पढ़ा था कि भाई क्रोमियम और कॉपर दो अपवाद होते हैं, केमिस्ट्री अपवादों पर चलती है। तो वो दो अपवाद होते हैं, इसलिए इनके लिए अलग से सुविधा दी है डिजिटल इंडिया में 0 और 2 के लिए। तो और आगे बढ़ते हैं। लग रहा है यहां पर पूरा हो गया ये डी ब्लॉक। फोर एस 3D और 4P वापस लिख देते हैं। 4s ये हो गया अपना वापस। अब आते हैं भाई साहब एफ ब्लॉक पर। थोड़ा दिखने में बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है और कुछ अलग नहीं लेके आना है। एफ ब्लॉक, यहां पर तो -1 था, लेकिन भाई साहब अब आगे आएगा -2, n-2 डी की जगह एफ, फिर आएगा n-1। ये भाई साहब अपने डी भाई साहब वापस आ गए हैं, देख लेना। यहाँ पर सॉरी 1 से 10 तक लिखना था, लिख दिया। वापस आते हैं डी पर, यहाँ पे आएंगे 0 से 1, क्यों आएंगे अभी बताऊंगा। और NS2 ये इसके आगे ही है, ध्यान रखना, यहाँ पर 1 नहीं है। तो फिर चलो बोर्ड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। n-1 डी 0 से 1 और NS2। एफ कितने होते हैं, 1 से 14 तक हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया यहाँ पर -1 लेके आए, यहाँ पर -2 लेके आए, लफड़ा क्या है। लफड़ा कुछ नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी घुमा के नहीं दिया हुआ है। हमारा पहला एफ कहाँ पर है, ये रहा। ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं छुप के, 4F। तो देखिएगा 4F से पहले देखिए बाह्य कक्षक कौन सा है, यहाँ पर बाह्य कक्षक कौन सा है। तो बाह्य कक्षक हो गया 6s। तो 6s हो गया बाह्य कक्षक। देखिए पूरा नहीं बनाऊंगा, सीधा बनाते हैं और समझते हैं। 6s अंदर वाला कक्षक कौन सा है, ये भाई साहब अंदर वाला कक्षक है हमारे पास 5D। इसके अंदर वाला कौन सा है, ये रहा 5D। वापस बाहर लिख देते हैं। कलर कौन सा, रेड वाला यूज लेते हैं अब की बार। अंदर है हमारे पास 4F। तो अब देखिएगा, हमें सबसे पहले N यूज लेना पड़ेगा। N क्या है, बाह्य कोश। बाह्य कोश कौन सा है, 6s। 6x क्या है यहाँ पर, बाह्य कोश। तो सबसे पहले लेते हैं 6s, समझने के लिए एग्जांपल सिर्फ 6s ले लिया हमने। अब आते हैं रिवर्स गियर पर। रिवर्स गियर क्या है हमारा, n-1। अब n-1 क्या है देखिएगा, D।
तो डी तो ऑटोमेटिक 5 आ रहा है भाई, अगर इस फॉर्मूले से समझे तो डी 5 आ रहा है, तो एन ये हो गया और एन -1, 6 - 1 हो गया 5, तो डी कितना आया, डी 5 आ रहा है। इसका मतलब ये और ये सेम है। आप यहाँ पर n-1 कैसे आया, ये इसके लिए आया, ये पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, डिजिटल इंडिया के अंदर आपको ये सुविधा दे दी गई। वैसे बहुत पहले सुविधा दी गई थी ये, जब आवर्त सारणी बनी उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सारी खोज हुई, उसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक आए और कहते गए भाई जो हमारी पीढ़ी आएगी आगे वो हमें याद करे, क्यों, हमने उनको सुविधाएं दी है आगे के अध्ययन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, डी यहाँ पर आ गया। अब भाई साहब आते हैं एफ की ओर। एफ ऑलरेडी अंदर बैठा है हमारे पास, सीधा साधा बोल रहा है भाई ये बाहर वाले आके ले गए मेरा इलेक्ट्रॉन, तो ये अंदर बैठा है 4f पर, तो देखिए 4f ही आएगा, n हो गया 6 और -2 फॉर्मूले के तहत देखिएगा। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। n-2 6 - 2 और आ गया 4f, ये देखिएगा n-2f n-1 d 0 1 और ns2, ये हो गया f और ds। अब देखिएगा यहाँ पर 0 1 क्यों आता है, अफवाद कहीं कहीं बीच में कुछ अलग सी चीजें आ जाती है, उसके लिए भी सुविधा है कि यहाँ पर 0 और 1 ही आएगा। अब ये या तो लेक्टेनाइड एक्टेनाइड इसकी वजह से है, या फिर और भी अफवाद हो सकते हैं। तो ये हो गया SPDF का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फॉर्मूला बेस कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिए, बार बार समझिए और आपका होता है यहाँ पर क्लियर। आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की ओर। ये भी आज ही का टॉपिक था, लेकिन आज का एक और नया टॉपिक है, उसकी ओर चलते हैं। पहले पीते हैं H2O पानी। तो देखिएगा ये भैया आवर्त सारणी आ गई वापस, मोजले साहब ने दी थी, बार बार बीच में आती है। तो देखिए इसका जो सामान्य परिचय था वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये आवर्त सारणी बनाई क्यों थी, आवर्त सारणी को दिया क्यों गया था, साधारण अध्ययन के लिए। भाई आप जो जटिल अध्ययन है, जटिल शर्तें हैं, जटिल नियम है, उनको आसानी से पढ़ सके, इसी के लिए दी गई थी आवर्त सारणी। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या क्या लगेंगे देखिए। परमाणु त्रिज्या, अब भैया परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो सीधी सिंपल बात है, ऊपर देखिए हमने पढ़ा था परमाणु ऐसा होता है, इसके मध्य भाई साहब एक होता है नाभिक, जिसके अंदर प्लस चार्ज होता है, और परमाणु के बाह्य कोश में, कोश कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ये कितने हो सकते हैं वो आपको बता दिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो 4 कलर यूज करके बता रहा हूं, अब भी समझ में नहीं आएगा तो चलते हैं आगे की ओर। परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट पर चले उससे पहले एक परिभाषा है, इसको भी देखिएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, वापस यहाँ पर आइए भैया, ये बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और
नाभिक के मध्य एक संबंध है, एक रिश्ता है। नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको पता है नाभिक धनावेशित होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के द्वारा लगाए गए बल को जितना महसूस किया जाता है वही है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परिभाषा हो गई, आपको बता दिया। लिखना चाहो तो लिख लो। परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिकीय आकर्षण बल महसूस किया जाता है, परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक इलेक्ट्रॉन द्वारा जो बल नाभिक जो इलेक्ट्रॉन पर, यहां पर लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो बल नाभिक द्वारा लगाया जाता है या फिर कहो तो जो आकर्षण बल लगता है वही है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। छोटा हो गया, ज्यादा दिख रहा है, पहले लिख लिया था, छोटा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया। इसने कहा भाई जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भाई इसकी त्रिज्या पर प्रभाव क्या पड़ते हैं आवर्त सारणी के अनुसार। तो देखिएगा, कि भैया आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो देखिएगा आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से, ये साथ में कैसे आ रही है, बाएं से दाएं जाते हैं और बाएं से दाएं क्या होता है, कुछ लोग बाएं और दाएं में कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हाथ को इस तरह का शेप दीजिए। ये बना बी फॉर बॉय और ये बना डी फॉर डॉग। हाथ को इस प्रकार का शेप दीजिए, ब्यूटीफुल वाला शेप हो गया ये। देखिए बी और डी, बी यानी बाएं, बी से बाएं, बी फॉर बॉय, बी फॉर बाएं, डी फॉर डॉग, डी फॉर दाएं। तो देखिए वापस देखिए, हाथ को इस तरह का शेप दीजिए। ये हो गया बी बाएं और ये हो गया डी दाएं। जिंदगी भर इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा। बाएं से दाएं जाने पर भैया यह कह रहा है कि आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाए तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि भैया बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर। परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इसका मतलब प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, और प्रोटॉन बढ़ते हैं तो ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ में बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट कल हमने क्लियर किया था। कैसे बढ़ते हैं देखिएगा, मैं सारे ऊर्जा स्तर नहीं बनाऊंगा, कुछ उदाहरण के लिए एक ही बनाऊंगा, ध्यान रखना। यहां पर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं और यहां पर अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। इसको जूम करके देखोगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे, दोनों बढ़े हुए मिलेंगे। तो अब देखिएगा बाएं से दाएं जाएंगे
तो प्रोटॉन भी और मिलेंगे, बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो भाई नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण का बल लगाया जाता है, उसे नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो भाई साहब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ते हैं एक साथ में, तो भाई नाभिक को तो इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब दोनों पास पास में आने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों पास पास में आने की कोशिश करते हैं तो हल्का सा संकुचन होता है, हल्का सा संकुचन की अवस्था में ये आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, परमाणु का आकार घटेगा। यहां पर होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़िएगा भाई। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक मिनट, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जेड प्रोटॉन की संख्या कहो या फिर परमाणु की संख्या कहो या फिर प्रोटॉन कहो, ये भी बढ़ेंगे। तो निश्चित है कि अधिक से अधिक आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, ये हमने पढ़ा था। तो भैया प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, तो भैया परमाणु का जो आकार होगा या फिर कहे तो परमाणु त्रिज्या होगी वो घटेगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी, परमाणु का आकार छोटा होगा। यह हमारा था पहला कॉन्सेप्ट। और इसको छोटा करते हैं, पूरा फायदा लेंगे डिजिटल इंडिया का। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा भैया, अब ये कर रहा है हमारे से खोड़ी लाया। क्या कर रहा है? खोड़ी लाया। ये कह रहा है कि भैया आपने बाएं से दाएं बता दिया, अब बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो हम भी किसी से कम नहीं, बता देंगे, अभी देखना। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? हमने पढ़ा था भाई ऊर्जा स्तर होते हैं परमाणु के अंदर, और जब ऊपर वाले आवर्त से नीचे के आवर्त में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अलग ऊर्जा स्तर में जाता है। पढ़ा था आपने JK L M N, उन्हें हम N1 N2 इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। कल भी हमने वो SPDF वाले लाइनिंग वाला बनाया था, उसमें भी हमने देखा था। तो देखिएगा अगर हम इनमें आगे आएंगे तो इसका मतलब ऊर्जा स्तर भी बढ़ेंगे। अगर कोई तत्व पहले आवर्त में है तो पहले ऊर्जा स्तर में होगा, और अगर कोई तत्व दूसरे आवर्त में है तो दूसरे ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। तेरा पहला, दूसरा, तीसरे में है तो तीसरे ऊर्जा स्तर में, और चौथे में है तो चौथे ऊर्जा स्तर में। अब देखिएगा यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जा रहे थे, तो भैया आकार संकुचन हुआ आकार में। लेकिन अगर ये छलांग लगा के नीचे वाले में आता है, यानी कि गए तो नीचे वाला तत्व लेते हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के भाई जो आगे इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें तो भरा नहीं जाएगा, क्योंकि एक ऊर्जा स्तर पूर्ण हो जाएगा। अगर वह आगे वाले ऊर्जा स्तर में जाता है, सीधा आगे वाला ऊर्जा स्तर में जाता है, तो एक ऊर्जा स्तर नया बनता है। यानी कि कहें तो ये एक लेयर है, यह पहला माला है, और भाई साहब को अगर दूसरे माले पे जाता है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाता है, तो बीच में गैप तो होगा। इस तरह से समझना चाहो तो इस तरह से समझ लो कि बीच में गैप होगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। लेकिन अगर इसको बलों के माध्यम से समझना चाहो तो भी बहुत अच्छा है कि भैया अगर ये आकार बढ़ेगा, ये इससे दूर जाएगा, दूरी बढ़ेगी, तो ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा इसके मध्य बल भी कम लगेगा, और नया नया ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन भी कम ही है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूरी बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी घटेगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित भी कम कर पाएगा। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी तो नेगेटिव होते हैं,
माना कि ये चक्रा है हमारा, ये कक्षक है सॉरी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके मध्य जितने कक्षक आएंगे, कक्षा आएंगे, ऊर्जा स्तर आएंगे, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक रीजन ये भी है। तो देखिएगा ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं साधारण भाषा में कि भाई ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश कम होगा, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। और इसे परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं कि भाई नया कोष आएगा तो बीच वाले कोष होगा वो उस पर अधिक, एंड ये भी रीजन ही है, वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या भाई साहब क्या होती है ये भी देखिए। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन के पास दो गुण होते हैं, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास दो गुण हो सकते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन बाहर भी चला जा सकता है ऊर्जा स्तर से और अंदर भी आ सकता है। इसकी शर्तें क्या है वो हमने कल भी पढ़ी थी। तो देखिएगा कि आयन क्या होते हैं भाई, आयन वो होते हैं जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्यागता है तो वह परमाणु आयनित हो जाता है, परमाणु आयन का रूप लेता है। उस आयन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या क्या थी उस आयन में, नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो दूरी है वो कहलाती है आयनिक त्रिज्या। अब देखिए शॉर्ट में लिखते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो वह आयन का रूप लेता है, का रूप होता है। इसी आयन की त्रिज्या, यहां पर वापस परिभाषा तो नहीं लिखा सकते बार बार कि भाई जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है और बीच में जो नाभिक है उसके मध्य की दूरी, वो बार बार क्यों लिखे। आयन की त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या है। रूप लेता है उस आयन की त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या है, या फिर कहें तो आयन की त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा ये कैसे है, आपको इसके आगे जो प्रकार पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा कि भैया आयनिक त्रिज्या को भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला, आयन कितने प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। अब आप बड़े खिलाड़ी हो, कहीं उदयन भी मत कर देना, उदासीनायन भी मत कर देना, वो नहीं होता है क्योंकि धनायन और ऋणायन दो ही होते हैं। तो देखिएगा धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, वो तो होते हैं धनायन वाले परमाणु। तो सबसे पहले लेता है पहला धनायन, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो लिख लो आगे भले ही, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनायन देता है। अब देखिए भैया कि भाई
आयनों पर त्रिज्या का प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। कि हम बेहतरीन उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का। सुविधा है तो पेन यूज करते हैं सारे कलर के। Mg। अब देखिए मैग्नीशियम में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो क्या होगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हमें। Mg +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। +2 कैसे आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन इसने निकाले तो यह धनायनित हो जाएगा, इस पर धनायन आ जाएगा, यह धनायन का गुण दर्शाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। Mg12 होता है, ये अपने कक्षक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ये त्याग देता है। तो इस पे आया Mg+2 और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12 होता है, यह आपने पढ़ा। अब देखिएगा Mg12 में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थे, कोई डाउट है, नहीं है। यहां पर देखिएगा 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ये कंडीशन है और ये वाली ये कंडीशन है। देखिएगा ये वाली ये कंडीशन है और ये वाली नीचे वाली कंडीशन है। अब भैया देखिए 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आसानी से खींचेंगे, जो ऋणायन का प्रभाव है वो तो कम हो रहा है, तो आसानी से खींचेंगे, इसका मतलब क्या होगा, नाभिकीय आवेश प्रबल रूप से काम करेगा, तो परमाणु का आकार छोटा होगा। जो आयन था, आयन परमाणु था, उसका आकार छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, अगर धनायन है उसका आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आकार कंपलसरी है छोटा होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई जो उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु होता है, उसकी परमाणु त्रिज्या से भी कम परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, इसकी होती है, आयनिक धनायन, धनायन की आयनिक त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट के लिए, ऋणायन। एक मिनट, स्कोर कैसे, इसे ऐसे भी समझ सकते थे हम चाहे तो कि भैया ये था हमारा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। और देखिएगा हाँ यहाँ पर एक और रीजन काम कर रहा है, ये भी साथ साथ में देख लीजिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद आ गया, सॉरी भूल गया था। कि भैया अगर मैग्नीशियम का उदाहरण लें तो यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, यहां पर 2 फिल हो रहे हैं, दूसरे में कितने होंगे, S के 2 और P के 6, 2 और 2 4 हो गई और 6 10 हो गए, लेकिन हमें कितने की आवश्यकता है, 12 की आवश्यकता है। तो मजबूरी बस हमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भरने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भरने पड़ेंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने पड़ेंगे। तो अगर हम यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, भैया 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकालते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा यहां पर सोचो। तो देखिए यहां पर जो ये बाह्य कोश होगा ये धर्म संकट में आ जाएगा, इसका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है भैया, इसका मतलब ये बाह्य कोश समाप्त हो रहा है, जो दूसरी मंजिल है घर की वो ध्वस्त हो रही है। तो दूसरी मंजिल ध्वस्त हो गई, इसका मतलब ऑटोमेटिक घर की साइज छोटी हो गई, घर का आकार छोटा हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगेगा। धनायन की जो त्रिज्या होगी वो होगी छोटी, धनायन का आकार होगा वो होगा छोटा। अब आते हैं वापस ऋणायन पर। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है,
अब देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करता है, देखोगे तो देखो 17 नंबर पर हमने पढ़ा था क्लोरीन, पढ़ा। अब अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दें, एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। वापस देखिए कहां पर बनाए, कहां पर बनाए, यहां पर बनाते हैं। ये अब अंदर वाले आप सेटअप करते रहना, सीधा बाहर वाले की आवश्यकता है तो बाहर वाले ही बनाते हैं। यहाँ पर ये भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सात इलेक्ट्रॉन। लेकिन भैया हमने तो पढ़ा था कि बाह्य ऊर्जा कोश को इस तरह रहने के लिए कम से कम 8 तो चाहिएंगे। तो अब क्या करें, अब इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, जो हमने यहां पर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, हमने पढ़ा था, पढ़ा या नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। तो आप कहोगे भैया आपने तो वहां पर बताया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो फिर वहां पर आकार घटता है। यहाँ पर आकार बढ़ कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो देखिएगा वहां पर साथ साथ में प्रोटॉन भी बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन नहीं बढ़ेंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ पर लिखते हैं Cl माइनस, यहाँ पर 17 क्लोरीन में देखिएगा प्रोटॉन कितने थे, 17, इलेक्ट्रॉन कितने थे, वो भी 17 थे, लेकिन यहां पर हो रहे हैं 18, प्रोटॉन तो 17 ही बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 18, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अतः नाभिकीय आवेश अच्छे से ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो वो के वो है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका प्रभाव बढ़ेगा, ये और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसका मतलब इसका आकार भी बढ़ेगा। यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिएगा छोटा करते हैं इसको, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर पहले नीचे था, बड़ा लिखूं, देखिए बड़ा भी लिख देते हैं, आपके लिए सारी सुविधाएं हाजिर है। क्लोरीन 17 में प्रोटॉन थे 17, इलेक्ट्रॉन भी थे 17, लेकिन सेकंड कंडीशन, स्पेशल कंडीशन आई तो क्या हुआ, प्रोटॉन तो 17 के 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 18, अतः इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक हुआ, ये बाहर की ओर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, इसका मतलब आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हुआ, प्रतिकर्षित होने लगे, तो आकार बढ़ा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर क्लियर होता है। आगे क्या आएगी हमारे, आयनन एंथैल्पी, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। देखिए सीधे शब्दों में बताऊं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शब्दों पर मत जाइएगा लेकिन उदाहरण से समझिएगा, शब्द है परिभाषाएं कंफ्यूज कर देती है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ग्रहण की जाती है, उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा।
उष्मा शोषी। उष्मा शोषी क्या होती है अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखिए अगर किसी अभिक्रिया में आसपास की ऊर्जा या कहे तो किसी और अन्य से ऊर्जा लेकर वो ग्रहण करती है अभिक्रिया, अभिक्रिया ऊर्जा ग्रहण करती है तो वह उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, बाहर का जो बर्तन होता है वो बीकर लो, ग्लास लो, फ्लास्क लो, कुछ भी लो, वो ठंडा महसूस होता है, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा ही आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब देखिए आवर्त सारणी पर आते हैं, इसमें आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट भी काम करेगा। कलर कौन सा लें, ये वाला लेते हैं भैया। बाएं से दाएं जाने पर तो देखिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पृथक करना है, ये इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर बैठे हैं, इनको पृथक करना है तो क्या होगा, इनको पृथक करने के लिए होगा कि भैया जो नाभिकीय आवेश इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो इसे पृथक थोड़ी करने देगा, लेकिन हम बाहर से ऊर्जा देके इसको पृथक कर सकते हैं। तो भैया इसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जितना नाभिकीय आवेश कम होगा उतनी कम ऊर्जा में काम हो जाएगा। भैया मैं इधर से ज्यादा खींच रहा हूं, अगर मैं इधर से कम खींचूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिएगा हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो भी बढ़ेगा, बढ़ेगा हमने पढ़ा था। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी की भी ज्यादा जरूरत होगी। भैया इसको बाहर निकालने के लिए अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इधर से ज्यादा खींच रहा हूं तो उधर से भी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, बढ़ता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा ये हमारा होता है यहाँ पर, थोड़ा सा सही लिखते हैं राइटिंग, बढ़ेगा। ये हो गया पहला क्लियर। अब आते हैं भैया, थोड़ी लाइयों की कमी नहीं है धरती पर, तो ये भाई साहब ने और पूछ लिया हमसे कि बताओ जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। हम तो बताने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर, सॉरी अभी बैठा नहीं हूँ, अभी खड़ा हूँ। ये एरो करते हैं इधर, इधर सेटअप करते हैं इसको। छोटा करते हैं तो देखिएगा आते हैं आवर्त सारणी पर। ऊपर से नीचे आने पर हमने पढ़ा था नया ऊर्जा ऊर्जा स्तर आएगा, नया ऊर्जा स्तर आएगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन, बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य दूरी भी बढ़ रही है, नया कोष आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उसमें कमी आएगी। तो लिखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आएगी, आवेश घटेगा। तो क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, सॉरी घटेगा तो सॉरी सॉरी बढ़ेगा, यहाँ पर घटेगा, सही थे हम।
भाई बाहर जाएगा, अलग अलग ऊर्जा स्तर में जाएगा, इसका मतलब क्या है, अलग ऊर्जा स्तर आ गया, दूरी भी बढ़ गई नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक की आवेश घटेगा और आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी घटेगी। प्रभावी नाभिक आवेश घट रहा है, इसका मतलब थोड़ा कम जोर से खींच रहा हूं, तो उसको आगे वाले को भी खींचने में, मुझे वहां खींचने में कम मेहनत लगानी पड़ेगी, यानी कि कम आयनन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, कम ऊर्जा का निवेश करना पड़ेगा। ये होती है आयनन एंथैल्पी बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर होता है कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहां पर चली गई भैया, ये आ गई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी से थोड़ी सी अलग है। देखिएगा कैसे, कि भैया परमाणु को, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा को त्यागता है, देता है, त्यागता है, कुछ भी लिखो, देता है, वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी। वापस समझिएगा, हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन त्यागता है अगर, तो उसे त्यागता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऊर्जा त्यागेगा, ये होगी उष्मा सेपी। यानी कि जिस बर्तन में ये अभिक्रिया होगी, ये ऊर्जा छोड़ेगा, ऊर्जा त्यागेगा, तो वह बर्तन गर्म होगा, बाहर से हाथ लगाओगे तो उस बर्तन में गर्माहट महसूस होगी। ये हो गई उष्मा सेपी अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने पर क्या होता है, क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो वापस आते हैं हम आवर्त सारणी पर। हमने पढ़ा था बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, साथ साथ में प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो इनको कस के पकड़ के रखेंगे, कस के पकड़ के रखेंगे, इनका ऊर्जा स्तर भी ज्यादा होगा, तो इनको ग्रहण करने के लिए भैया इलेक्ट्रॉन को आने के लिए और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, बढ़ता है प्रभावी नाभिक की आवेश, तो आकार भी घटेगा, और आकार अगर घटता है तो क्या होगा भैया, आकार जो घटता है इनके मध्य और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर इस ऊर्जा स्तर में प्रवेश करवाने के लिए कुछ ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है तो ऊर्जा क्या करेगा, ये ज्यादा त्यागेगा। प्रभावी नाभिक की आवेश, सॉरी नई स्लाइड थी हमारे पास, यहाँ पर बी और डी लिख देता हूं। बाएं से दाएं जाने पर समझ जाना, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, बढ़ेगा, अतः इलेक्ट्रॉनिक लब्धि
एंथैल्पी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आपको समझ में आ गया भैया? प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करने के लिए अधिक ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। ऊपर से अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी की ओर चलते हैं तो देखिएगा ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। ऊपर से नीचे आने पर नए कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा। नए कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी दूरी बढ़ी, इसका मतलब क्या होगा? इसका जो ऊर्जा स्तर होगा वो इनसे कम होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी कम इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा स्तर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर इसको कम ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी का मान भी घटेगा। मान भी घटेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आगे का टॉपिक हमारा है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता होती है भैया सहसंयोजक यौगिक में। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है देखिएगा कि जैसे लेते हैं हम उदाहरण हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो हाइड्रोजन के परमाणु लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पहले कक्षक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है कम से कम। भाई साहब तो एक लेके बैठे हैं, तो अब इनको आगे संबंध बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये इससे उधार लेगा। भैया उधार तो कौन देता है? देने के लिए कुछ, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसको भी अपना उधार देना पड़ेगा। लेकिन उनको उधार देने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर भैया। इन दोनों का आपस में काम बन रहा है। देख रहे हो आप किस तरह से काम बन रहा है? अच्छे से बनाऊं तो देखिएगा ये हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया। देखिए आराम से, ये ले लिया इसका इलेक्ट्रॉन उधार, ये ले लेंगे भाई साहब। दोनों का काम यहाँ पर बन रहा है। यही होता है उप सहसंयोजक यौगिक। इसमें देखिएगा हमने देखा था कि भाई जो उप सहसंयोजक नहीं है, सहसंयोजक है, तो हमने देखा था कि सहसंयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यह सहसंयोजक यौगिक है, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर इसे बना रहे हैं। इनको आकर्षित करने की क्षमता, नाभिक आकर्षित कर रहा है भाई, इनको ये परमाणु आकर्षित करेगा। तो देखिए ये यहाँ पर बंध बन रहा है, इसको ये भी आकर्षित करेगा और ये भी आकर्षित करेगा। इन दोनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या है? विद्युत ऋणता। सहसंयोजक यौगिकों में, यह सहसंयोजक यौगिक हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मक जो बंध बना रहे हैं, दोनों मिलकर बंध बना रहे हैं, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है परमाणु। इस आकर्षित करने की क्षमता को कहा जाता है विद्युत ऋणता। तो देखिएगा छोटा करते हैं थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। आवर्त सारणी पर वापस आते हैं कि भैया विद्युत ऋणता पर आवर्त सारणी का प्रभाव क्या पड़ेगा? ये आ गई हमारी आवर्त सारणी। बाएं से दाएं जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है, बार बार आ रहा है, बार बार समझा रहा हूं आपको। प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था, ये देखो पूरा खींचड़ा हो गया, यहाँ पर खींचड़ी हो गई। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्या करना है इसका, तो खींचड़ी हो गई इसकी।
फिर भी समझिए बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो ये जो भी बंध बनेगा, जो इसके मध्य बंध बन रहा है, ये इसको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। भैया इलेक्ट्रॉन, ये इस परमाणु के पास प्रोटॉन भी ज्यादा है, अगर बढ़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में तो एक ही है, आगे अगर क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और प्रोटॉन भी ज्यादा है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इनके मध्य जो विद्युत ऋणता है उसका मान भी बढ़ेगा। तो देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत ऋणता, यहां पर ये भी लिख लेते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। यहां पर पीछे हमने क्या लिखा था, अप टू डाउन, सॉरी अप टू डाउन, सॉरी 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 गलती हो जाती, टॉप टू बॉटम अप टू डाउन सेम ही है, सॉरी सॉरी क्या सिनोनिम ही है यहाँ पर, तो अप टू डाउन। तो पहले देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो ये एक दूसरे को और ज्यादा आकर्षित करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, विद्युत ऋणता बढ़ेगी। यहाँ पर भी प्रभावी नाभिकीय आवेश ही काम कर रहा है, ध्यान रखना, ये प्र से प्रभावी और ना से नाभिकीय आवेश। आगे बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर नया ऊर्जा स्तर आएगा, वही कॉन्सेप्ट, स्तर अलग होगा, मध्य दूरी बढ़ेगी, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेंगे, तो विद्युत ऋणता घटेगी। सेम रीजन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर इसको और समझना चाहो कि भाई ये सहसंयोजक यौगिक क्या है, तो उसको उदाहरण से समझ लो, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। ये भाई साहब कार्बन महोदय है, कार्बन महोदय को 4 संयोजकता होती है, हाइड्रोजन कमजोर वर्ग से आता है, इसका शोषण हो रहा है, देखिए शोषण नहीं हो रहा है, दोनों को आवश्यकता है, याद रखना। अगर भैया ये इसको ठोक पीट के ले ले इलेक्ट्रॉन तो हुआ शोषण, लेकिन नहीं, ये ले भी रहा है और दे भी रहा है, इसके पास बहुत है लेकिन फिर भी घमंड नहीं है, इसलिए वापस देगा। तो यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन ने इधर से उधार लिया, 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 और क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए ये वापस इधर से उधार ले रहे हैं, इसका मतलब इनके मध्य प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इनसे ज्यादा होगा, तो विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। यही हमारा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने सहसंयोजक के लिए समझाया था, सहसंयोजक यौगिक या बंध क्या होता है इसके लिए था। तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त, कल फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।